हाँ, दोनों दोनों लोग आ गए। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो सबसे पहले विचार आया, पूछा जाता है कि पूरे विश्व को पर्यावरण की चिंता कब, या प्रश्न आता है कि पर्यावरण पे सबसे पहले विचार कब किया गया, तो 1972 और 73 पहला जो है, याद रखिएगा, एक बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखा गया कि जो जानवर है बेटा, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके प्रकृति से विलुप्त हो रहे हैं, और इनके विलुप्त होने से प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, और इस असंतुलन के कारण जो है प्रकृति में नई तरह के बदलाव आ रही हैं जो सही नहीं है। तो सबसे पहले चिंता जगी, उसके पहले नदी की चिंता जगी थी, कारखाना अधिनियम आया था, मत्स्य अधिनियम आया, उपभोग अधिनियम आया था, बहुत सारे थे। लेकिन जो पर्यावरण की शुरुआत माना, पर्यावरण पर विश्व ने नजर जो गड़ाया, वह 1972 में गड़ाया। तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में भी 1972 में लाया गया। अब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसमें इसको ध्यान में वन्य जीव संरक्षण, मतलब वन में जो जीव हैं, मुख्यतः शेर, आपके टाइगर, चीता, बहुत सारे जो सर्वाहारी थे वो विलुप्त हो रहे थे, उनका शिकार बहुत बुरी तरह से किया जा रहा था। तो उनको बचाने के लिए सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, जो 1972 में है। कभी मैचिंग के लिए आ जाएगा या कभी कथन कारण में आ जाएगा, तो आपको इसको जानना चाहिए। याद यही कि यही करा दूंगा सर, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1972 में आया। इसी को ध्यान में रख करके 1973 में भारत में क्या शुरू किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया भारत में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई पूछा जाएगा, तो 1973 में। ठीक है जी। उसके बाद पहले हमने टाइगर को बचाने के लिए मुहिम चलाई, और जगह जगह टाइगर रिजर्व खोला गया, एमपी में खोला गया, फिर आपका जो है उत्तराखंड में खोला गया, राजा, बहुत सारे हैं, 50 तो मिनिमम है। अभी लेटेस्ट वाले मैं आपको करंट का बता दूंगा। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में भारत के द्वारा चलाया गया। उसके बाद कुछ समय तक चलता रहा। देखा गया उसके बाद कि इसको 91 में संशोधित किया गया। यदि आपको विकल्प में 1972 नहीं रहेगा तो 1991 रहेगा। और यह भी याद रखिएगा, जैसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 नहीं है, 1991 नहीं है, तो 1973 हो सकता है, क्योंकि यह 72 और 73 दोनों के बीच में हुआ था, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। क्लियर है जी। उसके बाद जल अधिनियम आया 1974 में। इसमें पहले क्लियर कर रखे, वन्य जीव में पक्षियों की सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा तथा उनसे जो मुद्दे हैं, उनके जो निवास स्थान है, उनका ध्यान रखने के लिए सब किया गया था यह अधिनियम। दूसरा अधिनियम हम लोग याद करने वाले जरूरी है। अब आज से क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, कट टू पॉइंट वाला पढ़ा रहे हैं कि जो एग्जाम में आ सकता है, लेंदी नहीं जाएंगे। थिंकर भी फटाफट खत्म करूंगा मैं, फिर डिटेल थिंकर पढ़ा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप तैयारी करेंगे यदि हमसे जुड़े रहेंगे तो, नहीं जुड़े रहेंगे तो। आइए, उसके बाद जल प्रदूषण को हम लोग नहीं लिखते, सीधा आ जाते हैं वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम। देखा गया कि केवल जीवों को बचाने से कुछ होने वाला, बिल्कुल कहानी की तरह याद करिए, जीवों को बचाने करके हम कुछ कर नहीं सकते, पूरे वन को बचाना, मतलब सबसे जरूरी है कि जीव जंतुओं के आवास को बचाना। जहां वो रहते हैं उसकी जम करके कटाई हो रही थी, और यदि वन ही नहीं बचेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीव बच पाए। तो हमारा ध्यान जीवों से हटकर, जगत को जीव को बचाने से काम चलने वाला नहीं है,
पूरे वन को बचाने की कवायद की गई और उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। 80 विकल्प में ना हो तो 81 भी मार सकते हैं, नोट करिए। उसके बाद वायु प्रदूषण 2 आए 81-82। इसके पहले जल प्रदूषण था, इसमें वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तीसरा जो आया वह इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अधिनियम 1986 कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब यह क्या था जी, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमने देखा कि केवल जो है वन को यदि बचाने के नियम कानून से हमको काम चलने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि वन की कटाई तो हो रही है, साथ में क्या हो रहा है, मनुष्य के द्वारा वन की कटाई क्योंकि जा रही है इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, और प्रदूषण प्रचंड स्तर पे है। तो 1986 में बोला गया केवल वन को बचाने की जरूरत नहीं है, पूरे पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। और पूरे पर्यावरण में वन आ गए, वन्य जीव आ गए, वन आ गए, और साथ में देखा गया कि प्रदूषण पे पाबंदी लगाई जाए, चाहे वो जल प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे मृदा प्रदूषण है, सभी प्रदूषणों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। 48A के तहत भारतीय संविधान में 48A पूछा जाता है कि आर्टिकल 48A के तहत, ज्यादा पूछेगा तो ये हो जाएगा। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद यदि होगा, कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट्स दिए गए, सबको मूलभूत अधिकार दिया गया, प्लस कुछ ऐसे अधिकार थे या कर्तव्य थे जिसको उस समय लागू नहीं किया जा सकता था। जैसे गांधी जी के कुछ विचार थे, कुछ पर्यावरण संबंधित विचार थे, तो उनको जितना भी संविधान निर्माता थे उनको लगा कि यह भविष्य में भारत ऐसे जगह पे पहुंचेगा कि ये जरूरत पड़ सकती है या इस आदर्श को वो लागू कर सकता है। उन आदर्शों को एक भाग बना करके नीति निर्देशक तत्व, स्टेट डायरेक्टरी ऑफ प्रिंसिपल में इसको एक साथ जोड़ दिया गया, और इसमें हो गया कि जब जब जरूरत पड़े सरकार इसमें से उठा के कानून बना सकती है। जैसे गो हत्या कानून भी यहां से उठाया गया, जैसे पंचायती राज लाया गया वो आर्टिकल 40 से लिया गया है। उसी तरह से आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है कि भारत जब सक्षम हो जाए तो पर्यावरण के संरक्षण की बात भी सोचे, और यदि लोग नहीं मानते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून बना करके लाए और जनता को मजबूर करे क्या करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करने के लिए। आज देखिए पेड़ों को काटने, बहुत सारे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध है, वन को काटने पर प्रतिबंध है, ठीक है, जुर्माना है, जेल है, तो वो सब किसके अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 के तहत। और यह लिया कहां से गया है, तो संविधान के आर्टिकल 48A के तहत लिया गया है। क्वेश्चन बनता है यदि कहीं 48A के तहत या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया है, तो वो है हमारा 48A। या किस अनुच्छेद में पर्यावरण के सुरक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन कितना भी घुमाए बेटा, आप यदि शब्द आता है 48A दिख रहा है, आंख बंद करके मारिए, आगे बढ़िए। क्लियर है? क्लियर? चलिए अब आते हैं पर्यावरण संरक्षण के बाद राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम। अब देखा गया कि केवल, और इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण
न्यायाधिकरण करण की स्थापना की गई 1995 में। सोते हुए इन सन को याद करिएगा, 72, 80, 86, 95। अब इस न्यायाधिकरण का काम किया गया कि 95 में आया और 95 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया। 97 वाला भी याद रखिएगा, अपील प्राधिकरण अधिनियम। दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब ये दोनों मिलकर के यदि पर्यावरण से संबंधित कोई केस होता है उसको सुनवाई करने का काम करेंगे। अब ये बना देने से कोई काम नहीं चलेगा, न्यायालय का गठन कर दिया गया, न्यायाधिकरण बनाया गया। भैया अब क्या होगा, कोई भी केस को पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा है उसको कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपका यह न्यायाधिकरण देखेगा और यह उसकी सुनवाई करेगा अलग से। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी पूछा जाता है, याद रखिएगा, अभी उसको लिखवा देंगे अलग से। एक और है, ध्वनि प्रदूषण पढ़ा दिया हूं, लास्ट में लिखिए 2000 जैव विविधता अधिनियम, इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बना है। 5 महीने पूरे हैं तो कम से कम 30-40 अधिनियम है, उसमें से 5 मैंने आपको छाटे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप 5 कम से कम याद कर लेंगे। पता नहीं, कंप्लीट करिए, तब तक करते रहिए, जब तक मैं पढ़ा क्या होता करते रहिए, एक सब्जेक्ट का हो जाए आसान है। जैविक विविधता अधिनियम एक 5वां है, जैविक जगह या जैव विविधता अधिनियम। क्या है ये कोई बताएगा? जैव विविधता क्या होती है दीक्षिका? बोलो बेटा। बोलिए। बायोडायवर्सिटी क्या है बताएगा? सर, पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, जैसे सर सुंदरवन है। अच्छा, जैव विविधता उसकी को होते हैं। ओके, हाँ, जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र होता है, हाँ ठीक। और कोई? रेशमा क्या लग रहा है, जैव विविधता क्या होगा? बायोडायवर्सिटी क्या है? बोलिए बोलिए बेटा। कितने बायोडायवर्सिटी पार्क हैं? दीपशिखा? सर अभी याद नहीं आ रहा सर, पढ़ा तो है सर। भूल गया सब कुछ, क्यों याद नहीं अब कुछ? सामने एग्जाम है सर, बेटा कुछ जी। कुछ भूल गया सर। अच्छा, नहीं अब इस समय तो नहीं भूलना चाहिए बेटा। नोट कर लीजिए एक जगह पहले, फैक्ट नोट कर लीजिए, इसको मिटा देता हूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं अभी आगे की कहानी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है, इसको जल्दी खत्म करना है, इसके थोड़ा सा। कुल 104, ये फैक्ट से लिख लीजिए, 104 राष्ट्रीय उद्यान है इस समय।
नेशनल पार्क्स। भारत में कुल नेशनल पार्क्स हैं लगभग 104। 551 वन्य जीव अभयारण्य। तो सब में अंतर क्या बता दूंगा अभी। वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यही बायोडायवर्सिटी पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। और 131 समुद्री, ये बहुत कम थे, पहले 2-3 ही थे, अब संख्या इनकी बढ़ गई, समुद्री संरक्षण। लिखिएगा लेकिन जो समझ लीजिएगा, बाकी चीजें ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि काम करके फैक्ट में आ गया ना तो दिक्कत कर देगा। ठीक है, अब क्या फर्क है सब में बताइए। क्या फर्क है जी, बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल लेवल पे किसी एक पार्क को, एक जंगल के जगह को रिजर्व कर दिया गया है, वो राष्ट्रीय पार्क बन जाते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य इससे छोटा होता है, इसमें किसी पक्षी को टारगेट करके, किसी विशेष जीव को टारगेट करके ये बनाया जाता है, इससे छोटा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, इसमें कई नेशनल पार्क आ सकते हैं, कई वन्य जीव अभयारण्य आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें मनुष्य की गतिविधि सबका अलग अलग होता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि गतिविधि कहाँ, मानवीय गतिविधि कहाँ, यहाँ बिल्कुल बैन है, इसमें थोड़ी बहुत है, इसमें मानवीय गतिविधि है, मनुष्य भी रहते हैं, जनजातियां भी रहती हैं, यहाँ जो है यहाँ भी गतिविधि कुछ हद तक है, आंशिक रूप से है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है। जैव विविधता, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब देखे हमने एक जीव, बहुत एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के जीव और विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। उसको रिजर्व कर दिया जाता है तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ज्यादा होगा, पहला फैक्ट, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जहां पर प्रचंड गर्मी पड़ेगी और वर्षा होगी वहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होगा। जैसे ब्राजील के जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ब्राजील के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, इतना ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है वो, इतना घना है वो। भारत में बात की जाए तो भारत में केरला में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। पश्चिमी घाट पूछा जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भी केरल स्पेशल, क्योंकि नीलगिरी पर्वत ऐसे खड़ा है, ये आपका केरल का चिन्ह है, और यह नीलगिरी पर्वत ऐसे खड़ा है, तो जो बारिश इधर से आती है, मानसून जब हमारा आता है इधर से ही आता है, तो ये पर्वत नीलगिरी पर्वत से टकरा करके यही बारिश कराता है। तो यदि कहा जाए कि सर्वाधिक मानसूनी वर्षा कहां होती है तो केरल में होती है, सर्वाधिक मानसूनी वर्षा केरल में होती है, जबकि वार्षिक सर्वाधिक वर्षा जो है वह यहां पर है, कौन सा, मानसीन राम चेरापूंजी में एक जगह है, मानसीन राम, विकल्प में चेरापूंजी रहेगा या मानसीन राम गांव में, क्योंकि यहां चक्रवात आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल से और यहां बारिश जम करके होती रहती है। तो लगा वार्षिक यदि सर्वाधिक वर्षा कहां होती है भारत में, चेरापूंजी मानसीन राम में, लेकिन उसी में जोड़ दे कि सर्वाधिक मानसूनी वर्षा कहां होती है, केरल में। केरल में प्रचंड गर्मी भी पड़ती है, और गर्मी पड़ेगी, देखिए बीज अंकुरित कब होते हैं, जब उनको गर्माहट ज्यादा मिलती है, ताप ज्यादा मिले और नमी ज्यादा मिले, पानी ज्यादा मिले,
तो वहां बीज जल्दी से अंकुरित होते हैं, है कि नहीं है ना जी? जी कुछ सर। तो जी अनुभव सर। किया होगा। जी तो जी सर। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और टेम्परेचर रहने के साथ साथ यहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो यहां पर प्रचंड वर्षा होती है, जिससे यह पश्चिमी घाट बिल्कुल हरा भरा बना रहता है। विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ हैं। इसलिए हमने पूरे पश्चिमी घाट को क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है, कि अब इसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तो याद रखिए, बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है 2002 है, या बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये हो गया आपका केवला देवरास में घोषित है, सॉरी नेशनल पार्क है। उसके आपका हिमालय क्षेत्र हो गया, पूर्वी हिमालय हो, ठीक है। देखिए कि जय मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें ठीक है, जहां सर्वाधिक वर्षा वहां जैव विविधता अधिक होगी ही होगी। क्लियर है जी? जैव विविधता के बारे में पूछा जाएगा तो कर लेंगे रेशमा जी। जी सर। सर वीडियो नहीं आ रही। हाँ, क्या हो गया? सर वीडियो नहीं आ रही थी, अभी आ रही है सर। आ रहा है, आएगा। एक और लिख लीजिए थोड़ा सा, 5 तो हो ही गया। छठा लिखिए, राष्ट्रीय वन आयोग बनाया गया, एनएफसी का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय वन आयोग, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन का गठन किया गया, एनएफसी, 28 मार्च 2006 को। ठीक है, अब थोड़ा सा वन संरक्षण के 2-3 आंदोलन लिख लीजिए, 2-3 आंदोलन लिखिए फटाफट। सबसे पहला जो फेमस है वो है चिपको आंदोलन, सुना है जी? हाँ, जी सर। टाइम नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो केवल एक आंदोलन चलता है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था दीपशिखा? सर जगह तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, पर सर वो पेड़ों से आदिवासी जो थे वो चिपक गए थे सर, वो काटने से रोकने के लिए। सर वेस्ट बंगाल है सर? हाँ बिल्कुल। याद नहीं नहीं तो हुआ कहाँ था सबसे पहले, जगह कौन सी थी? याद नहीं आ रही सर जगह। नहीं याद आ रहा है? नहीं। चलिए नोट करिए। 1970 के दशक में, सबसे एक एक करके लिखवाऊं, टाइम है ना? जी सर। कहीं जाना होना तो नहीं है, खाने पीने पार्टी सार्टी? कल इंजेक्शन लगवाए, बहुत असर हुआ है। खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, कम से कम कितना खुशी मिल रही है मैं जान रहा हूं। ठीक है, उत्तराखंड में शुरू किया गया था
1970 के दशक में यह शुरू किया गया। 1970 के दशक में सबसे पहला चिपको आंदोलन, फिक्स नहीं है, 1970 के दशक में शुरू किया गया। ठीक, इसके जो चमोली गांव था, चमोली है, चमोली का एक जगह है गोपेश्वर, चमोली जिला है, इसके गोपेश्वर नामक स्थान में शुरू किया। गोपेश्वर, दसौली ग्राम अब इतना अंदर नहीं जाएगा, दसौली ग्राम, ठीक है। इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? बोले भाई, चंडी प्रसाद भट्ट। विकल्प में यदि चंडी प्रसाद भट्ट रहेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट को का माना जाएगा 14 फरवरी 1974 को एक सभा बुलाई गई और इसी में क्या किया गया, खतरे को ध्यान में रखते हुए पेड़ को जो है बिल्कुल आधार बना लिया गया और उससे चिपकने की बात की गई। चिपक करके 27 औरतें थी जिसमें श्रीमती गौरा देवी ने नेतृत्व किया था। पहले चंडी प्रसाद भट्ट लिख लीजिए कि इन्होंने शुरुआत की। सेवेंटी 74 में, लंबे समय तक चला। हाँ, सिर्फ क्योंकि महिलाओं से ज्यादा एक और नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा इसको विस्तृत स्तर पे ले गए, ठीक है, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। यदि विकल्प में आए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों विकल्प में है, चंडी प्रसाद भट्ट को क्लिक करिएगा और यदि नहीं है तो सुंदरलाल बहुगुणा को क्लिक करिएगा। वनडे वनडे में सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है। जो महिला चिपकी थी, 3 आदमी का नाम याद रखेगा क्योंकि महिला संबंधित हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो श्रीमती गौरा देवी, श्रीमती गौरा देवी थी जो क्या की थी, नेतृत्व की थी 27 महिलाओं का। उस गांव से पुरुष हट गए और महिलाएं जो क्या हुए, पेड़ से चिपक करके पेड़ को बचाने का काम की, ठीक है। धीरे धीरे करके ये जो पूरे उस समय उत्तर प्रदेश था, ठीक है, ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वंदना शिवा समाजशास्त्री हैं, राजस्थान का जो पेपर देते हैं आप, तो वंदना शिवा ने इस पे किताबें भी लिखी हैं और पर्यावरण नारीवाद, इसको बोला इन्होंने पर्यावरण नारीवाद। पर्यावरण और नारी के बीच जो अटूट संबंध था उसकी चर्चा करती है, समाजशास्त्री हैं वंदना शिवा। ज्यादा नहीं, पता चला कि पूरा खत्म हो जाए। दूसरा डालिए एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है, नोट करिए फटाफट। एपिको आंदोलन को बोर तो नहीं हो रहा बेटा,
बोर हो रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, यह आंदोलन 1983 में कर्नाटक कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र में, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में, कर्नाटक का क्या है जी, भाषा क्या है? यहां पर पुरुषों ने बल दिखाया और क्या किए, युवक, गांव के युवक और पुरुष और महिलाएं 5 मील के एरिया में क्या कर दिया, पेड़ों से चिपक गए और जम करके बहुत किया। और जानने वाला क्या चीज है? तो आंखें जो है बिना चश्मा के काम नहीं करती। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम तो इसमें दे नहीं रहा है। पिछले वाले में लिखवाया था क्या दीपशिका? मटेरियल एक जगह ना होने नहीं सर, कोई विशेष व्यक्ति तो लिखा नहीं है सर, फिर मैं देखूंगी सर। हाँ, गांधीवादी विचार, अहिंसावादी विचारधारा से रखते हुए सभी लोगों ने मिलकर एक चिपको आंदोलन की तरह इसको चलाने का काम किया। उसके बाद देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी को बचाने के लिए लग रहा है कि दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ, चूंकि 2 बांध बनाए गए, सरदार सरोवर बांध परियोजना चलाई गई, सरदार सरोवर बांध परियोजना चलाई गई। इसी परियोजना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना शुरू की गई, सरदार सरोवर बांध बनाया गया। उस बांध के बनाने से गुजरात के क्षेत्र में और कुछ हद तक महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है क्या हो गया, जल की कमी होने लगी, बाढ़ आने लगे, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। मध्य प्रदेश में, गुजरात में सरदार सरोवर, इसी के तहत गुजरात में सरदार सरोवर बांध, और मध्य प्रदेश में, एमपी में नर्मदा सागर बांध, 2 बांध बना दिया गया, जिससे नर्मदा का जल क्या हो गया, रुक गया भाई। अब आंदोलन की शुरुआत होती है 80-87 में, 1980 और 87 के बीच आंदोलन शुरू हुआ। जनजातियों ने अपना बताना शुरू किया कि भैया हमारा ये सही नहीं है और इसको बढ़िया से शुरुआत करने का काम किया गया। बहुत फेमस समाज सेवी मानी जाती हैं मेधा पाटेकर। पूछा जाता है मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हुई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेधा पाटेकर, ठीक है, बहुत सारी किताबें भी दी हैं, लिखी हैं इन्होंने, बस इतना याद है कि ज्यादा मत लिखिए। जो लोगों को यहां से हटाया गया था, आदिवासियों को बांध बनाने के लिए, उनको रहने की जगह नहीं दी गई थी, उनके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं किया गया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको संबंधित राज्य जो है वो पुनर्वास की सही व्यवस्था करें, और उसको किया जा रहा है। तो अब लगभग ये आंदोलन लगभग समाप्त सा है। ठीक है, चलिए अगला आंदोलन
चिपको हो गया। साइलेंट घाटी आंदोलन लिखिए। साइलेंट घाटी कहां पे स्थित है, कोई बताएगा? साइलेंट घाटी कहां स्थित है? साइलेंट घाटी है शांत घाटी। शांत घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली आंदोलन जो भी बोला जाए, यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, ये केरल में है। इतना घना है, मैं आपको अभी बताया था, जैव विविधता के कारण इतना घना है कि बहुत शांत सा रहता है, इसलिए वहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है और साइलेंट घाट भी बोला जाता है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था कि यहाँ की एक नदी है कुंती पुंज, एक नदी है कुंती पुंज, इस नदी पर बांध बनाया गया और बांध बना करके 1980 में बांध बनाया गया और यह बांध जो है बहुत लोगों को विस्थापित किया और साइलेंट वैली में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर दिया जल की। तो इसको ध्यान में रखिए कि वहां के क्षेत्रीय लोगों ने जो है साइलेंट वैली को बचाने के लिए क्या किया, आंदोलन शुरू किया। 40 किलोमीटर का था और ब्रिटिश जो है, एक और नाम है, बहुत ज्यादा तो इसको जरूरत नहीं है। 1980 के बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया था और इंदिरा गांधी ने मध्यस्थता करके सरकार को करा करके और जो है शांत करा दिया था। शांत कराने का काम भी इंदिरा गांधी आसानी से कराई थी। ठीक है, केरल सरकार से बातचीत करके और इसको शांत कर देगा। बस याद रखिए कहां पर है, केरल में। ठीक है, बहुत अच्छी जगह, घूम के आइए, हम तो सब घूम चुके हैं। इस वन को खोजा था रॉबर्ट वाइट ने, स्थानीय लोगों से सैरंध्री वनम कहते हैं। सैरंध्री किसको बोला जाता है? सैरंध्री द्रौपदी को बोला जाता है, सैरंध्री वनम। ठीक है, माना जाता है अज्ञातवास में पांडव यहाँ आकर रहे थे, वो सब चीजें सेकेंडरी हैं, वो डिटेल हम लोग को जाने की जरूरत नहीं। मैं हमारा काम की चीज देखना है। लगभग हो ही गया है। एप्सिको और चिपको सबसे ज्यादा पूछे गए। ठीक है, और जो होंगे उनको मैं बना करके भेज दूंगा। मेन बात है कि दूसरे जगह मैं हूँ, नोट्स कहीं और है, तो कुछ चीजें कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर मेरे साथ भी सर सेम प्रॉब्लम है। जी सर, मैं कहीं और हूँ, नोट्स कहीं और है। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। देखिए आपके साथ क्या है कि आप फिक्स रखिए कि कम से कम इतना चीज, इतनी किताबें तो आप लेके नोट्स तो कैरी करिए। हमारा तो ये है कि सुबह से शाम तक बहुत सारे बैच होते हैं, तो अब किसका किसका लेके कैरी करें? जी सर। हाँ, तो आपको तो केवल एक से दो सब्जेक्ट ही पढ़ना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो उसको कम से कम कैरी किया करिए।